देखिएगा जरा, क्या आप क्लियर है? ठीक है जी। चले कि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से लोग रिलेशन ड्राइव करने की तरफ नहीं चलेंगे, हम लोग सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। ठीक है, और जब इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो उसके फाइनल रिजल्ट को हम लोग चेक करेंगे। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज ऐसे थी हमारे पास, और इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, यानी ये हमारे पास कोई बहुत बड़ी शीट थी चार्ज की, उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ था हम लोगों ने। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि एक पेपर है, वो एक शीट सी है, उस शीट से किसी फासले पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हो। अच्छा भाई, ये शीट है, इस शीट से 1 मीटर के फासले, तो रिलेशन क्या था जी? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite sheet of charge is given by, that is E equals to sigma over epsilon naught into r cap. What is sigma? This sigma is charge or unit area, that is called surface charge density. क्या बोलते हैं इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होगा। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा के प्रोपोर्शनल है। जितनी यूनिट एरिया में चार्ज की अमाउंट ज्यादा करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। और जितना यूनिट एरिया पे चार्ज की अमाउंट कम करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी वीक होती जाएगी, उतना कम इफेक्ट आएगा उसका। अब ये सिग्मा क्या है? चले एक एमसीक्यू देखिएगा आप, यहां से मैं, अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा? सिग्मा का यूनिट क्या आएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी है जी। चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बनेगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। चले एक एमसीक्यू देखिएगा जरा। सिक्स 600 कूलम चार्ज is distributed on a cube of side 1 meter. The surface charge density will be option A
600 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन बी, 100 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन सी, 300 कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी, 1200 कूलम पर मीटर स्क्वायर। जी एनीवन कोई बताएगा? आई जी ऑप्शन ए वाली सामने आ गई, ठीक है। किसी ने बी भी कहा है, किसी मेजोरिटी ए कह रहे हैं। ए, एनीवन ए के अलावा किसी का आंसर आता हो? जी 300 कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलें सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एमसीक्यू का सोल्यूशन देखिएगा। देखो आपने सिग्मा मालूम करना है ना, सिग्मा किसके बराबर होता है? क्यू ओवर ए। याद रखिएगा ए होता है एरिया। अगर आप क्यूब है तो क्यूब का टोटल एरिया आएगा। अब क्यूब की एक साइड कितनी है? 1 मीटर, इसका मतलब है लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है एक साइड का एरिया 1 आ रहा है। तो क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? जी एनीवन? 6 साइड होती है। वो लूडो का दाना देखा हुआ है ना आप लोगों ने, वो भी क्यूब होता है, 6 साइड ही होती है उसकी। समझ आई बात की? तो फिर एक साइड का एरिया अगर 1 है तो टोटल एरिया 6 साइड का कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा। एक साइड का एरिया 1, तो 6 साइड्स का एरिया कितना होगा? 6 होगा। तो इसका मतलब है आपके पास क्या आएगा? चार्ज कितना था? 600 कूलम। और टोटल क्यूब का एरिया कितना आ गया? 6 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज 100 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? ठीक है जी, दैट इज द इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर ली। अब हम लोगों ने बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू oppositely charged parallel plates। Electric field intensity due to oppositely charged parallel plates। ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, वो कितनी आएगी? अब जरा देखिएगा, ऑपोजिटली चार्ज है ना। अच्छा, ये जो रिलेशन मैंने निकाला ना, ये वाला जो लिखा है क्यू ओवर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए भी है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इतनी ही आएगी। अब ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, क्या सिचुएशन बनेगी? जरा गौर कीजिएगा। ये प्लेट आ गई पॉजिटिव, ठीक है, ये वाली प्लेट आ गई नेगेटिव। फर्ज करो ये वाली प्लेट है ही नहीं, ये वाली प्लेट नहीं है,
तो एक ही पॉजिटिव प्लेट है ना, उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगा ना, यहां पे 2 आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई पॉजिटिव एक प्लेट की वजह से, और ई पॉजिटिव कितना आएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहिए? और अगर मैं इसे छोड़ दूं कि ये पॉजिटिव वाला नहीं है, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगा, इनवर्ट होता है, ई नेगेटिव सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ई किसके बराबर आ जाएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, that is sigma over 2 epsilon naught, sigma over 2 epsilon naught, that will be sigma over epsilon naught। और इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लेके जाओगे, उसी तरह यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें भी अगेन वही चीज आ गई, हाँ सिर्फ इसमें रिलेशन कुछ बनेगा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। अब जरा गौर कीजिएगा, एक और एमसीक्यू बनेगा, जो ई सिंगल चार्ज है ना, जी क्या हुआ, ई क्या है, सिंगल चार्ज की वजह से, मतलब आप इस तरह कह लो कि सिंगल प्लेट, सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई ऑपोजिटली इसके लिए क्या है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसे फिर मैं इस तरह लिख सकता हूं, ई सिंगल शीट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल शीट की वजह से होता है वो असल में ऑपोजिटली चार्ज फील्ड की स्ट्रेंथ की निस्बत आधा हुआ करता है, क्योंकि देखो इसमें बटे में 2 आ रहे हैं, इसके बटे में 2 नहीं आ रहे, समझ आई बात की। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि ऑपोजिटली चार्ज जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफिनिट शीट की निस्बत डबल हुआ करता है। समझ आ गई बात, उसकी निस्बत क्या हुआ करता है, डबल हुआ करता है। ये भी एक एमसीक्यू बन गया, और ऐसा ही है, ये इधर को रिपेल कर रहा है, ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों ऐड होंगे तो ये चीज आ गई। इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकती हो जी एनीवन। लास्ट पॉइंट समझ लो जरा, देखो गौर करो जरा, ये जो सिंगल शीट थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो डबल शीट्स आई, 2 शीट्स होगी, उनकी ऑपोजिटली चार्ज, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिंगल शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल है, क्योंकि इसके बटे में 2 आ रहे, इसके बटे में कुछ भी नहीं आ रहा। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हो, इसे इस तरह भी लिख सकते हो 0.5 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये कितना है, ये 1 आ रहा है, इसके साथ 0.5 आ रहा है, इसके साथ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, डबल होगा, किसकी निस्बत, इसकी निस्बत। या दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हो कि ये जो होगा हाफ होगा, किसकी निस्बत, इसकी निस्बत। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट्स ऑफ चार्ज को डिस्कस कर लिया। क्लियर है जी? ठीक है, एमसीक्यू भी बता दिया मैंने आपको कि इसमें एमसीक्यू ऐसा भी बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जी इधर देखिएगा। फर्ज करें हमारे पास कोई दो ऑपोजिटली चार्ज इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की दो प्लेट थी, हमने उनका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और किस तरफ को जाती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इस चीज को समझने से पहले दो एक बातें ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। देखो मेरे पास ये मार्कर है, ये इस वक्त रेस्ट में है, जैसे ही इसे मैं छोड़ूंगा ये कहां पे जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ग्रेविटी की फोर्स किस तरफ को है, नीचे की तरफ, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड भी नीचे की तरफ। समझ आई बात की? और जब मैंने इसे छोड़ा तो ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव किया, ऊपर से नीचे आया, फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसा ही है। और जब ये फील्ड की डायरेक्शन में आया, यहां पे तो रुका हुआ था, जब फील्ड की डायरेक्शन में आया तो मोशन में आ गया ना। मोशन में आने का मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे रुका हुआ था तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। जैसे ही मोशन में आया तो काइनेटिक, यानी हाइट कम होती जाएगी, मींस पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी फिर मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ आएगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब भी बॉडी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा, एक पॉइंट। फिर जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में हाई पोटेंशियल से लो पे आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। समझ आई बात की, क्या होती जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी
कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। फिर जब वो फील्ड की डायरेक्शन में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम करता जाएगा, आपको एनर्जी देता जाएगा, यानी वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको मिल रही होगी, यानी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता जाएगा। दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या बताया, जब भी बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो क्या होगा, चले मैं लिखवा देता हूं ये पॉइंट। इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, नंबर 1 moves from high potential to low potential, ठीक है। नंबर 2 gain kinetic energy and lose potential energy, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता जाएगा। समझ आ गई बात की। और अगर क्या होगा, जब ये फील्ड की डायरेक्शन में आएगा तो हमें एनर्जी दे रहा होगा, समझ आई बात की, ये हमें एनर्जी दे रहा होगा। अच्छा, इसके ऑपोजिट हो, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट है, क्या होगा, नंबर 1 moves from low potential to high potential, number 2 gain potential energy and loses kinetic energy, गेन जाएगा। नंबर 3 वर्क इज डन ऑन द बॉडी, तो यहां पे तीसरा पॉइंट क्या आएगा, वर्क इज डन बाय द बॉडी, यानी अगर आप फील्ड के अगेंस्ट ले जाना चाहते हो तो नेचर के अगेंस्ट है ना, आपको उसे उठाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क करोगे तो आप उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो। बिल्कुल इसी तरह यहां पे अगर आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने चार्ज को छोड़ा, चार्ज कहां पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, कहां पे जाएगा, लो पोटेंशियल, इधर को जाना शुरू हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। अभी मैंने क्या बताया, जब भी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो हमेशा कहां से कहां पे जाता है, कहां से कहां पे जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसका मतलब है ये जो बी वाला पॉइंट होगा ये फिर हाई पोटेंशियल होगा, और ये ए वाला क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पे जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जी, क्वेश्चन आया कि सर इलेक्ट्रॉन के केस में कैसे होगा, तो याद रखिएगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कल के लेक्चर में भी, परसों के लेक्चर में भी, जब आप रिलेशन बना रहे होते हो तो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हमने स्टैंडर्ड माना होगा, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर उसके ऑपोजिट आएगा, लेकिन हमारे लिए स्टैंडर्डाइज कौन सी चीज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए आप पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करें, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेगा, हाई से लो पे आ रहा है, मींस काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी लूज करता जाएगा, और नंबर 3 ये वर्क सराउंडिंग पे कर रहा होगा, यानी हमें एनर्जी दे रहा होगा। यानी अगर मैं बात करूं इसका पोटेंशियल तो ये यू बी होगा और इसका पोटेंशियल यू ए होगा।
ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। और अगर मैं क्या करना चाहूं, इसे लो पोटेंशियल से उठा के कहां पे ले जाना चाहूं, यानी इसे लो पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के कहां पे ले जाना चाह रहा हूं, हाई पोटेंशियल पे, तो उसके लिए मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा, इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आई बात की? अगर मैं इसे यहां से यहां पे ले जाना चाहता हूँ, ए से बी पे ले जाना चाहता हूँ, तो फील्ड के अगेंस्ट है ना, तो फील्ड के अगेंस्ट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लो कि आप फर्श पे मौजूद हो, फर्श की एनर्जी क्या 5 जूल, एक पर्सन छत पे मौजूद है, उसकी एनर्जी क्या 15 जूल, फर्क दोनों का कितना आ गया, 10 जूल का। अगर आप 5 वाले को छत पे ले जाना चाहते हो तो इसका मतलब है आपको मजीद उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा। मैं यहां से चार्ज को उठा के यहां पे ले जाना चाहता हूं, मुझे वर्क करना पड़ेगा। भाई कितना वर्क करना पड़ेगा? जितना इन दोनों की एनर्जी में फर्क होगा। यानी मैं अगर ए से बी पे ले जाना चाहता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा, जितना इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। अब जाहिर बात है, जरा गौर से सुनिएगा एक टर्म। भाई आप चार्ज को यहां से उठा के यहां पे लेके जा रहे हो, चार्ज तो मूव करता हुआ जाएगा ना। मैं अभी आपको आंसर करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए आप पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करोगे। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल और नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल। ये चाहे इलेक्ट्रॉन लो, चाहे प्रोटॉन लो, चाहे कुछ भी लो, पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल हुआ करता है और नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल हुआ करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो आपके इंटर की बुक में क्वेश्चन भी है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हो तो कहाँ पे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो बात हो रही थी कि हम चार्ज को उठा के कहां से, ए से उठा के कहां पे ले जाना चाह रहे हैं, बी पे, फील्ड के अगेंस्ट ले जाना चाह रहे हो। जब फील्ड के अगेंस्ट लेके जाओगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आप लोगों ने तो डिस्कस किया कि हम यहाँ पे जिस यूनिट को डील कर रहे हैं वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस तो रेस्ट में है, लेकिन आप चार्ज को यहां से उठा के यहाँ पे ले जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। फिर तो याद रखिएगा, हम चार्ज को जब यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे तो हम चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या बताते हैं? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी चार्ज को जब आप लो पोटेंशियल से उठा के कहां पे लेके जाओगे, हाई पोटेंशियल पे लेके जाओगे, तो चार्ज क्या हो रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है कि भाई अगर आप चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे लेके जाते हो तो आपको इस पे वर्क करना पड़ता है। अब अगली टर्म आएगी हमारे पास कौन सी? अब ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास, अब वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं उन पे देखते हैं। सबसे पहली चीज, दैट इज इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? अब ये आपके पास दो डिफरेंट पोटेंशियल के पॉइंट्स आ गए, आपने चार्ज को उठाया लो पोटेंशियल से कहां पे लेके गए, हाई पोटेंशियल पे, वर्क करना पड़ा ना। अब यूनिट चार्ज पे जितना वर्क करना पड़ेगा उसे लो पोटेंशियल से उठा के कहां पे ले जाने के लिए, हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे डेफिनेशन आएगी? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव द चार्ज from low potential to high potential against the electric field at electrostatic equilibrium। ठीक है जी, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सही है जी, कि जब आप चार्ज को कहां से कहां पे लो पोटेंशियल से उठा के कहां पे लेके जाते हो, हाई पोटेंशियल पे, तो यूनिट चार्ज पे आपको जितना वर्क करना पड़ता है उसे लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए किस कंडीशन में रहते हुए? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहते हुए। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज W/Q0। और W क्या है? आप A से B पे ले जा रहे हो ना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? W फ्रॉम A टू B, और ये उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस था। और इसका यूनिट क्या आएगा? दैट इज जूल पर कूलम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोला करते हैं इसको? वोल्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहूं, 1 जूल ओवर 1 कूलम, क्या कहेंगे हम लोग? कि भाई अगर आप 1 कूलम चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हो और उसके लिए आपको 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने मूव किया उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यानी वो कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 1 कूलम चार्ज को दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के लिए 1 जूल वर्क करते हो ना, तो आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान? 1 वोल्ट, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने मूव किया होगा। अच्छा, ये इक्वेशन बड़ी मजे की बन जाती है, जरा गौर कीजिएगा। इस इक्वेशन को फर्दर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। इसे मैं इस तरह लिख सकते हो, लिख सकता हूं, डेल्टा U इक्वल्स टू Q डेल्टा V। बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी यहां से। ये इक्वेशन क्या बताती है हमें? ये इक्वेशन क्या बताती है? अगर आप गौर से इस पॉइंट को समझें, ये इक्वेशन बताती है कि ये जो डेल्टा U है ना, ये एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी। ये Q क्या है? चार्ज। और डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये इक्वेशन ये बताती है हमें कि डेल्टा U वो एनर्जी है जो चार्ज Q लेगा, यानी गेन करेगा, लेगा, या लूज करेगा यानी देगा। कब? जब वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हो। दोबारा सुनो, डेल्टा U वो एनर्जी जो चार्ज Q गेन करेगा, लेगा, या लूज करेगा, देगा। कब?
जब वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। भाई अगर हाई से लो पे आ रहा होगा तो एनर्जी लूज कर रहा होगा इतनी, और अगर लो से हाई पे जा रहा होगा तो इतनी ही एनर्जी गेन कर रहा होगा। ये इक्वेशन की समझ आई? ये इक्वेशन क्या बताती है हमें कि भाई डेल्टा यू वो एनर्जी जो चार्ज क्यू लेगा गेन करेगा या लूज करेगा, कब? जब वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, डेल्टा वी हो। इक्वेशन क्लेरिफाई हुई थी? बहुत अहम इक्वेशन है। इक्वेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे चल रहा हूं, फिर यहां पे एक एमसीक्यू भी बना रहा हूं। जी एनीवन? बोलिएगा। इक्वेशन क्लेरिफाई होगी जी? कोई कंफ्यूजन? चलें आगे? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चले। डेल्टा यू वो एनर्जी जो चार्ज क्यू लेगा या देगा, कब? जब वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं बात करूं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये उस दिन भी वर्ड यूज हुआ था। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल क्या होता है? इक्विपोटेंशियल मीन सेम पोटेंशियल। क्या है? सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब है पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल में चेंज आएगा? नहीं आएगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। तो फिर ये फार्मूला क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ये जीरो हो गया। डब्ल्यू ओवर क्यू, तो डब्ल्यू किसके बराबर आ गया? जीरो। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? बहुत अहम पॉइंट, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव a charge on equipotential surface। बहुत अहम एमसीक्यू ये वाला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए किसी किस्म का कोई वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब है जहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ करेगी, चार्ज बगैर किसी वर्क के वहां पे मूव कर रहा होगा। बहुत अहम पॉइंट थी। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जहां पे भी सरफेस इक्विपोटेंशियल हुआ करेगी वहां पे किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हुआ करेगा। अभी आगे चल के बताऊंगा आगे कौन कौन सी सरफेसेस इक्विपोटेंशियल हो सकती है। ठीक है? क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। एक टर्म जो होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की ना। एक टर्म जो होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को साफ करके यहाँ पे लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे।
आपको अगर याद हो ना, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने कहा था कि किसी बॉडी पे वर्क करो इतना कि उस बॉडी को जमीन के फील्ड के अंदर से उठाओ और कहां पे ले जाओ, फील्ड से बाहर किसी ऐसे पॉइंट पे ले जाओ जहां पे ग्रेविटी ही ना हो। तो जितना वर्क आप करते थे उसे नाम दे देते किसका? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या होना है, आपने चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पे ले जाने के लिए जितना वर्क करना है वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर आप चार्ज को फील्ड के बाहर किसी पॉइंट से उठाओ और फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ले जाओ, अब वहां पे क्या था? ग्रेविटेशन में क्या था कि फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से उठाने और फील्ड के बाहर ले जाने। यहां पे क्या होगा? फील्ड के बाहर किसी पॉइंट से उठाओ और कहां पे ले जाओ? फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ले जाओ। तो जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा सुनो, एक टर्म जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या कहते थे कि भाई फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से उठाना और किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? फील्ड के अंदर ही लो पॉइंट से उठाना और फील्ड के अंदर ही हाई पॉइंट पे ले जाना, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से उठाना और फील्ड से बाहर ले जाना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे क्या होगा? फील्ड के बाहर से किसी पॉइंट से उठाना, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ले जाना, यानी वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कहां से कहां पे लाना है? लो से हाई। लेकिन अब लो कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे। ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए लो पोटेंशियल है। इफ ए लाइज आउटसाइड द फील्ड, फील्ड से बाहर है। जब फील्ड से बाहर है तो इसका मतलब है वी ए तो जीरो होगा ना, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास? वी बी माइनस जीरो W from infinity to B over Q naught. That is VB equals to infinity to B over Q naught. This is known as absolute potential difference. क्या बोलते हैं इसको? Absolute potential difference. क्लियर हो गया जी? ठीक है, इससे आगे चलें अगर हम लोग, तो टॉपिक है छोटा सा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है। अब मैं चार्ज को यहां से छोड़ूंगा तो चार्ज पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, दैट इज एफ, और ये बराबर होगी क्यू नॉट ई के।
ऐसा ही है। लेकिन आपने चार्ज को लेके कहां पे जाना है? ऊपर की तरफ। देखो ना, जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, अगर उतनी ही फोर्स आप चार्ज पे लगाओगे ना, तो चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगी और चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब इस केस में इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज डेल्टा वी W फ्रॉम A टू B ओवर Q नॉट। और भाई वर्क किसके बराबर है? वर्क का तो आपने पढ़ा हुआ है, F डॉट D होता है। और भाई फोर्स कितनी है? दैट इज F D cos 180 आ जाएगा। भाई 180 क्यों आया? फोर्स नीचे की तरफ है, चार्ज को लेके आपने ऊपर की तरफ जाना है। फोर्स नीचे की तरफ, चार्ज को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो एंगल कितना बन जाएगा? 180। और ये F किसके बराबर है? F तो किसके बराबर है? Q नॉट E के इंटू D इंटू -1 ओवर Q नॉट। Q नॉट इस Q नॉट से क्या हो गया? कैंसिल। तो डेल्टा V किसके बराबर आ गया? -ED। और E किसके बराबर आ गया? -डेल्टा V ओवर D। सही है। इफ D is made very very small, अगर D को बहुत कम कर दिया जाए, D को बहुत कम करने का मतलब है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाए। दोनों प्लेट्स क्या हो जाए? कम क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो फिर ये D क्या हो जाएगा? देन D इक्वल्स टू डेल्टा R। फिर ये इक्वेशन बन जाएगी -डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इसे कहोगे इक्वेशन 1। नाउ अच्छा, एक टर्म यूज होती है रेट। रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय रेट? आप लोगों ने ना मैट्रिक में या इंटर में भी यही पढ़ा हुआ है कि जहां भी रेट का वर्ड आ जाए ना, तो अंडरस्टूड होता है कि वो चीज टाइम पे डिवाइड हो रही है। ऐसा ही है, रेट का वर्ड आ जाएगा तो आप लोग क्या समझते हो कि वो चीज किस पे डिवाइड हो रही है? टाइम पे डिवाइड हो रही है। ऐसा नहीं होता। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि रेट के वर्ड का मतलब है टाइम पे डिवाइड हो। जब भी टाइम पे डिवाइड होना आएगा तो उसके साथ वर्ड आएगा टाइम रेट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसे मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी ये क्या आ जाएगा? डेल्टा V ओवर D। ऐसा ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को कम करता जाऊं, डिस्टेंस को कम करने का मतलब है मैं इन प्लेट्स को करीब लाता जाता हूं। जितनी ये प्लेट्स करीब होती जाएंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बटे के नीचे डी की वैल्यू है ना, बटे के नीचे वैल्यू कम होती जा रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये क्या होता रहेगा? ज्यादा होता रहेगा। बात को फॉलो किया? कि अगर क्या हो, डी को मैं क्या करता जाऊं? कम करता जाऊं। अगर डी को कम करता जाऊंगा, ये डी कम होता जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये बढ़ता जाएगा। और अगर मैं डी को क्या कर दूं? मिनिमम, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या लिखूं? इफ डी इज मेड मिनिमम, यानी डी को क्या कर दिया? डेल्टा आर।
तब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और इसे बोलते हैं फिर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका मतलब है फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन E इक्वल्स टू माइनस इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और अगर आप सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हो तो सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करोगे तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, लेकिन जैसे ही उसके साथ नेगेटिव अटैच हो जाएगा फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाया करेगा। यानी इलेक्ट्रिक, ये को डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप चार्ज को जिस तरफ को लेके जा रहे हो ना, फील्ड उसके ऑपोजिट है। चार्ज को आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हो ना, तो फील्ड ऊपर से नीचे है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बराबर ही हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट भी आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसका यूनिट वोल्ट और इसका मीटर, वोल्ट पर मीटर इज द अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, अब जरा गौर से देखो, बड़ी सीधी सी बात। आप लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ है कि भाई दो वेक्टर्स के मिलने से स्केलर बन सकता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं पढ़ा हुआ कि दो स्केलर्स के मिलने से वेक्टर बनेगा। पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, इनके मिलने से इलेक्ट्रिक फील्ड बने, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर है। हाउ इट इज पॉसिबल, याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे भी, और वो क्या है, ग्रेडियंट is an operator that applies on scalar and convert it into vector। ग्रेडियंट क्या है, एक ऑपरेटर है, किस पे अप्लाई होता है, हमेशा एक स्केलर पे अप्लाई होगा और उसे किस में चेंज कर देगा, एक वेक्टर में चेंज कर देगा। समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया जी, कोई मुश्किल। तो यहां तक आज का काम था हमारा। आपका जो नेक्स्ट थर्सडे को क्लास होगी इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट थर्सडे यानी नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस हो, उन क्लासेस में आपका ये यूनिट भी वाइंड अप कर दूं और उसके साथ साथ आपके टेस्ट लेके उसकी डिस्कशन भी कर दूं। यानी मेरी कोशिश होगी कि थर्सडे और फ्राइडे इन 2 दिनों में काम करवा के आपका यूनिट वाइंड अप करूं, और सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाए और उसकी डिस्कशन हो जाए। जी हफ्ते में 4 दिन क्लास हुआ करनी है आपकी, और वो जो लास्ट 4 डेज हैं वीक के, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन 4 दिन में क्लास हुआ करेगी। ये रमजान में भी हमारा यही टाइम टेबल चलेगा। रमजान के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया करने हैं। जी हीट वाला यूनिट अभी नहीं पढ़ाया मैंने, वो मैंने आपको पहले बताया था कि सिंध बोर्ड में तो हीट वाला यूनिट आपकी सेकेंड ईयर में शामिल है, यानी स्टैंडर्ड 12 में शामिल है, लेकिन बाकी केपीके में और उसमें क्या नाम, फेडरल में और पंजाब में ये फर्स्ट ईयर में शामिल है। तो पहले मैंने इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट स्टार्ट किया, सारों का कॉमन है सेकेंड ईयर का।
बाद में फिर आप लोगों को वो करवा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक आज का काम था। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, और यहाँ तक जो टॉपिक है मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिनों में आपको यहाँ तक जितने टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं इनके कोई 10 12 15 MCQs की एक असाइनमेंट भेज दूँ, ताकि आप लोग उन्हें प्रैक्टिस करो। और बाकी जो होगा वो फिर आपका यूनिट कंप्लीट होने पे हम लोग टेस्ट लेंगे। प्रॉपर टेस्ट होगा आपके उतने ही MCQs का जितने आपके PMC के टेस्ट में आया करते हैं। उसी तरह टेस्ट होगा, उसकी डिस्कशन करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है जी, तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह पढ़ो, इसे प्रैक्टिस करो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।